ओके, सो अब हम बात करते हैं डीआरबीडीआर। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अब क्या नेक्स्ट करना है हमें, राइट? सो अब हमें कुछ समझना है कि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं ओएसपीएफ के अंदर, तो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट टू मल्टी, बट मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, जो हमने टेबल अभी जस्ट डिस्कस किया। सेम चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क टाइप होते हैं, क्या होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हमेशा जब भी बात करोगे तो ये आपका, जिसमें आपके सीरियल इंटरफेसेस होते हैं, उस पे पॉइंट टू पॉइंट आपके नेटवर्क होते हैं, जिसपे आप ओएसपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन डीआरबीडीआर सिलेक्शन नहीं होता उस पे। आपके टाइमर चाहिए रहते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पे भी आपका डीआरबीडीआर सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन टाइमर्स आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वेट टाइम और डेट टाइम जो होता है सेम होता है, वो चेंज हो जाता है। ब्रॉडकास्ट नॉन ब्रॉडकास्ट में हमेशा आपका डीआरबीडीआर सिलेक्शन होता है, और उनके टाइमर्स थोड़े अलग होते हैं। एक में आपका 1040 होता है और एक में आपका 3120 होता है। so ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, हमने कल बात किया था एवीआर के बारे में कि भाई एवीआर क्या होता है, और हमने ये बात किया था कि बैकबोन राउटर है, बैकबोन एरिया क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल एरिया क्या होता है, ट्रांजिट एरिया क्या होता है, स्टब एरिया क्या होता है, एनएसएसए क्या होता है, टोटली स्टब क्या होता है, ये सारी चीजें हमें बात करनी है। और हमें ये बात करना है कि हमारा जो कोई भी हमारा ओएसपी प्रोसेस होता है, उसके अंदर एएसबीआर का क्या रोल होता है। तो वर्चुअल लिंक भी हम बात करेंगे, रेफरेंसेस की बात करेंगे, E1 E2 राउट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे चीजें होती हैं। तो बहुत सारे डिफॉल्ट और इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट एक कमांड होती है, उसके बारे में बात करेंगे। डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें एक एक करके बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट विद द एरिया टाइप। ठीक है, तो जब भी आप किसी एरिया के बारे में आप बात करते हो कभी भी, या उससे पहले आप एरिया टाइप से पहले आप कुछ एलएसएस के बारे में जान लो, कि मैंने एलएसए नहीं बताया अभी तक, तो मैं आपको थोड़ा सा एलएसएस बताता हूँ। तो जब आप बात करते हो तो आपके पास टोटल जो एलएसएज होते हैं, राइट, वो इस तरह के एलएसए होते हैं। एलएसए 1 होता है, एलएसए 2 होता है, एलएसए 3 होता है, एलएसए 4 होता है, एलएसए 5 होता है, एलएसए 6 होता है, एलएसए 7 होता है, एलएसए 8 होता है। जिसमें से आपको बेसिकली याद रखना है 1 को, ठीक है, 2 को, 3 को, 4 को, और 5 को, और 7 को। आपको इनको याद रखना नहीं है, क्योंकि ये हमारे यूज में नहीं आएंगे अभी। ठीक है, इनको हम बेसिकली, ये मल्टीकास्ट के लिए होता है, जो हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। बीजीपी में हम जब एमपीएलएस यूज करते हैं, तो इसमें हमारा एक्सटर्नल एट्रीब्यूट की तरह हमारा ये काम करता है, जो अभी हम इसके उस में नहीं करेंगे, एमपीपीजी में यूज होता है। सो बेसिकली हमारे पास जो एलएसए है 1 है, 2 है, 3 है, एंड 4 है, एंड 5 है। तो मैंने बताया था कि बहुत टाइप के एलएसए होते हैं, जिसको कैरी करने के लिए हमारे पास एक पैकेट होता है, जिसको बोलते हैं एलएसटीबी। एक और बुक भी मैं खोल लेता हूँ आप लोग को, शायद इसमें आप लोग को थोड़ी चीजें मिल जाए। एक रेफरेंस भी रहेगा ऑथेंटिक चीजों को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हेलो डेट ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग, ऑथेंटिकेशन भी। अच्छा, इसमें नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। एडवांस ओएसपी में देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें है, देखिए। तो ऑथेंटिकेशन में कराऊंगा अभी सारा कॉन्फ़िगरेशन करके। तो जब आप बात करते हो किसी भी एलएसए के बारे में, तो बिना एलएसए के ओएसपी में कम्युनिकेशन नहीं होता है। और जो एलएसए आपको पढ़ने हैं, ये सिर्फ 5 एलएसए आपको पढ़ने हैं। बता 6 और 7 आपको नहीं पढ़ना है, 6 और 8 आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला एलएसए पढ़ना है। तो मेरी टोपोलॉजी में बहुत सारे राउटर हैं। ठीक है, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये सारे राउटर हैं। अभी इसके बारे में भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मान के चलिए कि सारे राउटर हैं मेरे पास। ये 1 राउटर है, और ये पर्टिकुलर राउटर मेरा दूसरे एरिया से भी कनेक्टेड है। मेरे पास ये 5 राउटर भी है। ठीक है, तो मेरा जब ये 1 राउटर कोई इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहेगा किसी पड़ोसी राउटर के पास, तो वो किस एलएसए के थ्रू करेगा, राइट? तो ये चीज समझना है। और जब ये वाला मेरा राउटर है, जब ये इन्फॉर्मेशन इधर से भेजेगा तो किस एलएसए के थ्रू करेगा, और फिर इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर ये इधर भेजेगा तो किस एलएसए के थ्रू करेगा। अगर कोई मेरा एक ही राउटर पे मेरा कोई ईआईजीआरपी से कनेक्शन है यहाँ पे, या बीजीपी से कनेक्शन है, मैं उसके राउट लेकर
ओएसपीएफ के अंदर भेज रहा हूँ तो वो किस एलएसए से जाएगा। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारा होता क्या है। एक एक चीज का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि क्या इसका मतलब होता है। सबसे पहला जो हमारा एलएसए होता है जिसको बोलते हैं राउटर एलएसए। राउटर एलएसए जो भी हमारा एरिया, एक एरिया के अंदर जो भी राउटर होता है, ठीक है, वो हर राउटर एलएसए जनरेट करता है। जो एलएसए वन मतलब उसका एक काम होता है कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है अपने पड़ोसियों को देना। सो वो हमेशा राउटर एलएसए के थ्रू करता है जिसको हम बोलते हैं एलएसए वन। तो आपका जो भी एलएसए वन होगा, आपके जितनी भी लैन के या जो भी कनेक्टेड प्रीफिक्सेस हैं उसको एडवर्टाइज करने के लिए विद इन एरिया, वो अपने एरिया से बाहर नहीं ट्रेवल करता है। मतलब अगर एलएसए वन कहीं चालू हुआ चलने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं घूमते रहेगा इनके बीच में, और ये कहीं बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से निकलेगा ऐसे 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 घूमते रहेगा। इसकी कैपेबिलिटी दूसरे एरिया में जाने की नहीं है। यहाँ पे कोई एलएसए है, इस राउटर ने जनरेट किया तो ये इसी के बीच में घूमते रहेगा। ये फिर रिटर्न बैक इधर नहीं आ सकता है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एलएसए वन। तो हर एक जो भी राउटर हमारे पास होते हैं ओएसपीएफ डोमेन के अंदर जितने भी राउटर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको एलएसए वन आपको जनरेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट आप उसमें कुछ यस नो कर ही नहीं सकते हो, मतलब एलएसए वन जनरेट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे गया, अब मैं देखना है कि मैंने यहाँ पे एक लूप बैक कल बनाया था वन का या नहीं बनाया था। देखते हैं यहाँ पे बनाया था कि नहीं बनाया था। नहीं बनाया था। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है, नेबर से भी बनी हुई है। R4 के पास भी देख लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर दिखता कैसे है ऐसे, देखो आप लोग, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। फोर भी मैं खोल लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को दिखते रहे सही तरीके से। तो यहाँ पे जाइए, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये भी नेबर। तो मैं एक काम करता हूँ बहुत सिंपल सा, मैं एक यहाँ लूप बैक बनाता हूँ वन पे, ठीक है, उसको मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ ओएसपीएफ के अंदर से। इंटरफेस लूप बैक वन, आईपी एड्रेस 1.1.1, ठीक है, 255 255 255.255, आईपी ओएसपीएफ कितना चल रहा था हमारा 10 ना, एरिया 0, ठीक है। आई थिंक यही होगा, मैं देख लेता हूँ कि इन इंटरफेसेस में मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है। एश्योरेंस सेक्शन ओएसपीएफ देख लेता हूँ, सेक्शन ओएसपीएफ। सो हाँ ठीक है। तब मैंने यहाँ पे R1 से एक प्रीफिक्स को एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है, उस प्रीफिक्स का लूप बैक हमने बना लिया। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तभी देखो आप लोग समझो कि क्या होता क्या है। तो ये प्रीफिक्स हमने यहाँ पे बनाया लूप बैक वन पे, लूप वन। ये लूप आपका वन प्रीफिक्स यहाँ से बनाया आपने। तो जब ये प्रीफिक्स यहाँ बनाया, ओएसएफ की नेबरशिप यहाँ भी है आपकी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस राउटर पे जब ये इंफॉर्मेशन आएगा कि मेरे नेटवर्क में एक ओएसपीएफ का राउट है, तो किस एलएसए से आएगा, राइट। तो कैसे देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि जो आपने ये लूप बैक बनाया है ये ओएसएफ के डेटाबेस में किस एलएसए में बना है, किस एलएसए में दिख रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ वेरीफाई करो, फिर R2 पे, R3 पे, R4 पे हम वेरीफाई करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले अपने घर में वेरीफाई करो। इसके लिए कमांड होती है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अब इस कमांड को जब चलाते हो तो देखो यहाँ पे जब आप चलाने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जो ये वाला राउट है 1.1 का, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसकी एंट्री है ही नहीं कहीं पर। लेकिन इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आपका राउटर लिंक स्टेट्स, जिसको राउटर एलएसए बोलते हैं, ये दूसरा आपका नेटवर्क एलएसए। ये दो एलएसए की इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है, लेकिन इसमें ये इसके एंट्री नहीं है, आपके कोई भी एंट्री नहीं है। लेकिन अगर मैं यही इंफॉर्मेशन जाकर मैं R2 पे अब देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ओरिजिनेटर हूँ, तो मेरे पास डेटाबेस में मेरे खुद राउटर नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरे के डेटाबेस में देखता हूँ, देखो क्या मिलता है मुझे यहाँ पे जाकर।
ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझो, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। केयरलेस तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, आपको डेटाबेस चेक करना है। इसके अंदर अगर देखो तो इसके अंदर भी आपके पास एलएसए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? अब ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि हमने तो यहाँ पे ओएसपीएफ में डाला है बट यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है। तो मैं एक बार इसके राउटिंग टेबल चेक कर लेता हूँ। नहीं, R5 पे मैं क्यों देख रहा हूँ, मुझे तो R2 पे, अच्छा R2 पे है ना, ठीक है। शो आईपी राउट, सो 1 का राउट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो अगेन शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। इसमें एंट्री अभी तक नहीं है बट होनी चाहिए एंट्री तो। इंटरेस्ट शुड बी देयर, डेटाबेस में राउट होना चाहिए यहाँ पे। 2 का तो है, 2 का ये वाला राउटर से यहाँ से एडवर्टाइज करते ये तो है, खुद का भी है और पड़ोसी का भी है। बट 1 का क्यों नहीं है? 1 का भी तो होना चाहिए ना। 4 का भी है। मैं एक बार 3 पे देखता हूँ। ये आएगा, 100% आएगा। इसको हमें इसके डेटाबेस में देखना ही चाहिए। 3 पे कॉन्फ़िगरेशन टी, होस्ट नेम R3, और इस पे हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है क्या? शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। अच्छा, 3.1 से 13.1 से है, बट इसका इंटरफेस gig 0/2, IP एड्रेस 34.0.0.1, 255 255 255.0, नो शट, IP OSPF 10, एरिया 0। ठीक है, एक बार देखते हैं इसके डेटाबेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शो, ये आ गया। शो आईपी राउट, पहले तो 1 का राउट इसमें दिखा रहा है, ठीक है। एंड जब ये 1 का राउट दिखा रहा था, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डेटाबेस में नहीं दिखा रहा अभी तक इसके एंट्री। ये बड़ी कमाल की चीज है। मैं एक बार क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस कर देता हूँ, शायद इसके बाद आ जाए। मैं यहाँ से भी कर देता हूँ क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। एक बार थोड़ा देखते हैं क्या होता है। हमारे पास 2 कहाँ है? 2 ये है। इसको भी करता हूँ क्लियर प्रोसेस। जस्ट वेट, इट मस्ट बी कम इन अ डेटाबेस। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये ना है। तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखिए यहाँ पे आ गया, ये LSA5 के अंदर आ गया, R2 के पास, जबकि ये नहीं आना चाहिए LSA5 से। LSA5 से क्यों आएगा ये? समरी नेट लिंक LSA, समरी नेट लिंक LSA, समरी नेट लिंक सर LSA दूसरे 20। दूसरे वाले एरिया में घुस गया सर वो। दूसरे एरिया में घुस गए। वही तो लग रहा है सर, एरिया 10 का दिखा रहा है ये समरी। एरिया 10 इस पे कॉन्फ़िगर है क्या? एक मिनट देखिए तो इसमें। शो रन इंटरफेस गिग 0/2, शो रन सेक्शन OSPF, सारा तो देखिए सर, हमने। एरिया 10 सर। सर एरिया 10 में भी है, एरिया 0 में भी है सर। R2 ना? हाँ सर, वो देखिए ऊपर वाला एरिया 10, उसके बाद एरिया 0, एरिया 0। एक मिनट, इसको मैं चेक करता हूँ कि 0/0 इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है। तो एरिया 0 में है, ठीक है। ये वाला इंटरफेस तो ये ठीक है ना, और ये वाला इंटरफेस हमने
0/3, एक मिनट, ये भी एरिया 0 में है। लेकिन सर उसका एरिया 10 दिखा रहा है ऊपर, देखिए IPOSPF 10 एरिया 10 ऊपर में दिखा रहा है, उसको नो कर दीजिए सर फिर। ये भी 0 में है। राउटर OSPF 10 यही है ना? नो एरिया 10 कर। पता नहीं कौन सा इंटरफेस का दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन, समझ ही नहीं आ रहा है। इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन आईपीएस इंटरफेस लेता नहीं तो जी 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 सर, ये दिखा था पता नहीं सर। कहाँ से दिखा रहा है ये। हमने किया तो था कुछ ना कुछ। एक बार देख लेता हूँ पूरी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। इसका लूप बैक जो है ना, लुक बैक में आप सेट किया है इसको। हाँ सर, उसमें हाँ एडवर्टाइज किए थे सर 10 में। हाँ, एक मिनट एक मिनट। सो इसको जाकर मैं कर देता हूँ एरिया 0, ठीक है। और मैं एक बार देख लेता हूँ, और भी एरिया 1 भी कहीं है कॉन्फ़िगर, उसको देख लेते हैं कहाँ पे है वो। तो मैं यहाँ गया, 2 पे सही हो गया। इधर सही है, ये राउटर OSPF 1, ये गड़बड़ है ना एक, इसको डालते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो अब मेरा सही हो गया। एक बार देखता हूँ दोबारा से। 0/0 हमारा ये ब्रेक हो गया। गिग 0/0, शो रन इंटरफेस गिग 0/0 पे मेरा कोई OSPF का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैं इसको जाकर एक बार डाल देता हूँ, IP OSPF 10 एरिया 0, ठीक है। और R1 का गिग 0/0 पे देख लेता हूँ, शो रन इंटरफेस गिग 0/0, तो यहाँ तो ठीक है। तो R2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। इस पे 2 नेबरशिप होनी चाहिए, मैं देखता हूँ। शो IP OSPF नेबर, तभी ये बन गया, ठीक है। अब ठीक है, सो अब मैं जाके शो IP OSPF डेटाबेस चेक करता हूँ एक बार दोबारा से। तो यहाँ पे राउटर की हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। ये हमारे पास 1 का अभी भी नहीं आ रहा राउट। यार कमाल हो गया यार, ऐसा क्या दिक्कत है, अच्छी क्या नाराजगी है। राउट तो आना चाहिए यार। शो IP OSPF डेटाबेस, राउट एडवर्टाइज और डेटाबेस में एंट्री होनी चाहिए, ऐसा कैसे नहीं होगा। शो IP OSPF डेटाबेस, कहीं राउट ही नहीं दिख रहा है। शो IP राउट 1 का राउट कनेक्टेड है यहाँ पे, और R5 पे शो IP राउट अगर मैं देखता हूँ, ये 1 का राउट आ भी रहा है यहाँ पे। एंड शो IP OSPF डेटाबेस, इसमें बिल्कुल सही दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बिल्कुल सही दिखा रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जबकि इसको दिखाना चाहिए, आइडली इट शुड बी विजिबल, कि हमारे डेटाबेस में दिखना चाहिए कि हमारा जो भी राउटर होता है, जैसे यहाँ पे देखते हो शो IP OSPF डेटाबेस, देखो आप, तो यहाँ पे सारे राउट दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोकल राउट अपने आप का नहीं दिखा रहा है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कैसे दिखेगा, इसी डेटाबेस में आपको सारे राउट दिखेंगे। तो होता क्या है कि जितने भी राउटर LSA होते हैं जो भी जनरेट करेंगे, राइट। सो ये जो पहला आपका राउटर लिंक स्टेट है ना, ये आपका LSA 1 होता है। इसके अंदर आपकी सारी एंट्री मिलेगी। जैसे 4 वाला जो है ना, 4 पे हमने लूपबैक 4 बना रखा है, ये आ रहा है यहाँ तक पहुंच रहा है, तो मतलब कि ये जो लूपबैक 4 है, दैट इज माई राउटर LSA। तो जो भी हमारा राउटर LSA होगा वो हमारे विद इन द एरिया होगा, और आपके इस सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। ये आपका होता है LSA 1, जो हर राउटर जनरेट करेगा, और उसकी रिचेबिलिटी आपके एक एरिया के अंदर होगी, ठीक है। पहली बात ये हो गया। अब दूसरी बात होती है कि LSA 2।
तो LSA2 आपका जो होता है, ठीक है, ये आपका एक ब्रॉडकास्ट सेगमेंट में चलता है, विद इन द एरिया ही चलता है, लेकिन कौन भेजता है इसको? तो LSA2 जनरेट करने वाला जो होता है मेरा DRBDR ही जनरेट करता है। LSA2 जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके जाएगी दैट इज द LSA2 के थ्रू जाती है। तो जो भी हमारा DRBDR हमारा होता है वो हमारा LSA2 जनरेट करता है, जो हमारा एक एरिया में ही फ्लड करता है वो भी LSA2। ठीक है, सो ये क्लियर हो गई दो चीज, LSA1 एंड LSA2 आपका जो होता है, एक आपका हर एक राउटर करता है, LSA2 आपका जनरेट Sir. करता है। हाँ, LSO generated by DRBDR both or only DR? मीन्स टेक्निकली आप पूछे तो ये मतलब एट वन टाइम जो अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में बात करते हैं तो दोनों ही जनरेट करते हैं, इसकी दोनों फ्लडिंग भी कैसे दोनों कर लेंगे सर? जब सारा हाँ? अपडेट ट्रिगर अपडेट सब जाता है सीधा DR के बाद, और DR ही सबको भेजता है फ्लड, तो जनरेट बाय आई थिंक ये तो कंफर्म शायद। सो मैं ठीक है इसका ठीक है सर, एक बार चेक कर लूंगा सर, एक बार चेक कर लूंगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, एक लगता मिनट है। मैं आपने आपसे पूछ रहे थे बता देता हूँ। ठीक है, आपकी लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रही है कि जो देखो सर मैं चलो इस सर एक बार मैं चेक बता कर रहा लो हूँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत आगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आप नहीं, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन हैव अ डिस्कशन। ठीक है, हमारे पास एक DR है, ठीक है, और एक हमारे पास BDR है, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं LSA2 की, ठीक है, तो LSA2 एट ए टाइम, अगर आप टेक्निकली पूछ रहे हो तो एट ए टाइम आपका DRE भेजते रहता है। जब भी आपका LSA2 की इंफॉर्मेशन होगा ये LSA आपका DRE भेजते रहेगा, लेकिन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ DR, ठीक है, इसका रोल आपका BDR DR बन जाएगा और ये आपका LSA2 भेजना स्टार्ट कर देगा। तो इन जनरल DR BDR आप बोल सकते हो कि ये दोनों यूज होते हैं LSA2 जनरेट करने के लिए, लेकिन एट ए वन टाइम जो आप मोर स्पेसिफिक पूछ रहे हो, तो जब तक आपका DR ऑन रहेगा वो आपका LSA1 को सिर्फ भेजेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड कहीं मिल जाएगा आपको, मुझे अच्छे से याद है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको मोर प्रिसाइज अगर है, मतलब क्लैरिटी तो ज्यादा बेटर है, तो इट्स ओके यावर। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री हूँ कि DRBDR इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द LSA2, बट अगर आपका DR एट ए टाइम एक्टिव है तो BDR उस समय पिक्चर में आता ही नहीं है जब तक DR डाउन नहीं चला जाता है, तो तब तक आपका DR ही भेजता रहेगा। ठीक है यावर? सर वन, हाँ चलो तो ठीक है, एक बार देख लूंगा अच्छे से। और सर एक वन वन थिंग, अगर नेटवर्क में चेंजेस होता है, क्या चेंजेस जैसे DR अदर में चेंजेस हुआ, कोई लिंक डाउन हुआ, तो ये अपडेट जाएगा तो दोनों के पास जाता है या सिर्फ DR के पास जाता है? कौन सा नेटवर्क में अपडेट हो गया मतलब? जैसे मान लीजिए जैसे कि अभी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आपने बताया था राइट, अगर कोई लिंक हाँ, डाउन हो गया, अभी इससे नीचे वाला जो था, एक जो लैब कर रहे थे हम लोग DRBDR का। अच्छा अभी मैं अभी एक बार उसको कर लेता हूँ, इधर हाँ कर लेता हूँ। ठीक है, ये है ना, ठीक है, मान लो ये वाला हाँ, डाउन हो गया, R4 R5 का लिंक डाउन हो गया, तो ये सीधा जाएगा DR के बाद अपडेट जाएगा, या दोनों DRBDR के पास जाएगा कि लिंक में चेंजिंग हुआ है? दिस कॉल्ड ट्रिगर अपडेट, कि नेटवर्क जब भी चेंज होता है तो ट्रिगर 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 अपडेट अपडेट भेजता है। दोनों के पास जाएगा यार, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के पास जाएगा, एक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के पास डेटाबेस सिंक होना चाहिए। DRBDR जो भी LSA इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो दोनों के पास जाता है। तो ठीक है, दोनों के पास जाएगा, तो फिर बाकी सब अदर राउटर को कौन भेजेगा? DR भेजेगा एट द सेम टाइम, अच्छा DR भेजेगा। DR ही अपडेट करेगा ना सबको, क्योंकि DR हाँ जब तक हाँ हाँ आपका हाँ हाँ, मतलब ठीक 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 ठीक, गॉट इट ठीक है, DR ही सबको DR भेजेगा, ठीक है सर। DR ही सबको भेजेगा ना। इससे आपका ही तो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो आपने बोला कि जब तक DRBDR आपके नेटवर्क में है, लेकिन DR तभी पिक्चर में आता है जब DR आपके जैसे HSRP में आपका एक्टिव एंड प्रायोरिटी राउटर होते हैं ना, तो हाँ हाँ एक्टिव हाँ। प्रायोरिटी दोनों ही ग्रेसेस ऑफ करते हैं इन जनरल वर्ड, राइट? वो दोनों ग्रेसेस आप फॉलो करते हैं, उनका वर्चुअल आईपीज होता है। लेकिन अगर आपका एक्टिव ऑन है तो एक्टिव आपका हमेशा रहेगा वही एक्टिव राउटर, जब वो डाउन चल जाएगा तब पैसिव वाला आपका एक्टिव बनेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट, ठीक ठीक है है, ठीक है। अब ये तो जब LSA2 का एक, LSA2 का स्कोप एक जगह और देखना, अगर आगे आप पढ़ा दें, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। क्या LSA2 का क्या और बताइए? आगे देखूंगा कि LSA2 का स्कोप विद इन द LSA2 होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर, क्या उसकी स्कोप बाहर भी जाती है डिफरेंट नेटवर्क में? नहीं जाता है, बाहर नहीं जाएगा, इट इज अच्छा ऑलवेज बाहर नहीं गोइंग जाएगा। टू विद इन द एरिया, आपको एरिया से अच्छा बाहर अच्छा, जा ही ठीक नहीं है ठीक है, सकता। हाँ विद इन द एरिया, क्यों ठीक है जाएगा? ठीक है आपको दूसरे से बाहर जाएगा नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब पता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आपका जो
तीसरा एलएसए होता है, ठीक है, तीसरा एलएसए होता है, इसको हम बोलते हैं समरी एलएसए, ठीक है। तो ये जो पहले दो एलएसए होते हैं, जब भी आप बात करते हो LSA 1 एंड LSA 2, ये हमेशा आपके एक एरिया के अंदर ही रहेंगे, और ये LSA 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डीआर करेगा या पीडीआर करेगा। अगेन करेक्टिंग कि डीआर जब तक ऑन है बीडीआर नहीं करेगा, लेकिन ये डाउन चला जाएगा तो बीडीआर करेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही आंसर अगर क्लैरिफिकेशन मांगता है तो यू शुड गिव देम, ठीक है। बट इन जेनरिक आपको पता होना चाहिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ये दोनों करते हैं, दोनों बोथ हैविंग ए कैपेबिलिटी। अब बात आती है कि समरी एलएसए। तो समरी एलएसए क्या होता है? समरी एलएसए को बोलते हैं LSA 3। तो समरी एलएसए तब आता है पिक्चर में कि जब मान के चलो कि एक राउट आपने यहां से एडवर्टाइज किया, ठीक है। अब ये राउट आपका विद इन एरिया आया, ठीक है, ये इधर भी आया, और आपको एक दूसरे एरिया के अंदर इसको भेजना है, जैसे R5 के पास हमको भेजना है। तो ये राउट आपको हमेशा, जैसे मैं R5 का वो यहाँ से खोल लेता हूँ, तो ये बिल्कुल सही दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये वाला राउट मुझे समरी राउट के थ्रू मिल रहा है, और LSA 3 के अंदर ये आपकी एंट्री है। यहाँ पे देखिए ये एंट्री आपका LSA 3 के लिए। और कौन इसको भेज रहा है? भेजने वाला राउटर आपका ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर। जो दो एरिया को आपस में कनेक्ट करता है राउटर, उसको बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर, जो आपकी इंफॉर्मेशन को दे रहा है। तो दिस इज हाउ आपकी समरी LSA हमेशा पिक्चर में आता है। जब भी आप यहाँ से कोई प्रीफिक्स, जैसे 5 वाला आपने एडवर्टाइज किया है, तो जब R1 पे चेक करोगे, यहाँ से एक लुपबैक 5 हमने एडवर्टाइज किया था कल, तो देखो ये 5 आपका भी समरी LSA के अंदर आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कौन भेज रहा है? यही एडवर्टाइज कर रहा है। देखो आपके होप में कितने राउटर हैं? ये भी है, ये भी है, लेकिन एडवर्टाइज यहाँ पे कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है। अगर मैं R6 पे जाके देखूंगा तो भी जो इस राउट की इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी, ये नहीं देगा, ये सीधा इसके थ्रू मिलेगा। कभी भी आपका जो ABR होता है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव द राउटिंग इंफॉर्मेशन किसी भी दूसरे एरिया के राउट को। तो जो भी हमारा एक एरिया से राउट दूसरे एरिया में जाता है, उसको हमेशा बोलते हैं समरी राउट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LSA 3। क्लियर यहाँ तक? LSA 1, 2 एंड 3 कोई डाउट तीनों के अंदर? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। अगर कोई डाउट मतलब हो तो आप सर लोग जो बताइए। इंटर सर इंटर OSPF एरिया वाला जो राउट होता है वो ABR से होके जाता है ना? फिर से पूछिए आप क्या? सर इंटर OSPF एरिया वाला जो राउट होता है वही जाता है ना? आईओ जिसमें लिखा हुआ है तो ना? हाँ, मतलब ये उसका आपका जो राउट होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो IA राउट होते हैं, हाँ IA राउट, हाँ सर, इंटर OIA, OSPF, ठीक है, हाँ सर, हाँ OIA। तो OIA राउट जो होते हैं हमें, इंटर एरिया। हाँ, इंटर एरिया, ठीक है। सर बोल रहा था कि मतलब एबीआर ही वो समरी एलएसए भेजता है ना, और आपका एलएसए जो एरिया इस एरिया में 0 में है, वो दोनों वो राउटर सब LSA 1 और 2 भेजता है, वही तो? देखिए अगर आप किसी एरिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, इस एरिया के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर सिर्फ दो LSA घूमते रहे मिलेंगे आपको, LSA 1 एंड LSA 2। जो कौन जनरेट करेगा? इन्हीं चारों राउटर में से जनरेट करेगा कोई ना कोई। हर राउटर LSA 1 करेगा, लेकिन आपका जो DR और BDR होंगे, उनके अंदर कैपेबिलिटी है LSA 2 जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही राउट, मतलब ये लुपबैक LSA 1 के थ्रू जनरेट हुआ, इस एरिया में घूम रहा तो LSA 1 है, लेकिन जैसे ही एरिया क्रॉस करेगा तो LSA 3 बन जाएगा। ये LSA 3 बन गया जैसे ही अपने एरिया से क्रॉस करके दूसरे एरिया में गया। स्वागत है जी। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो अब हमारी बात हो गई OSPF की, राइट। सो हमारी ये एरिया की बात हो गई। अब हम बात करते हैं चौथा हमारे पास जो है ASBR समरी LSA। अब इसको बोलते हैं LSA 4। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो ऐसा हो सकता है कि आपके नेटवर्क में, ऐसा हो सकता है आपके नेटवर्क में कि जो राउटर है किसी ऐसे डोमेन से कनेक्टेड है जिसमें OSPF ना चल रहा हो। जैसे ये मान के चलिए कि ये आपका एक राउटर है,
और यहाँ से मैं आपने एक और राउटर कनेक्ट कर दिया, मान के चलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ राउटर, तो ले लेता हूँ यहाँ पे, सो EIGRP राउटर, ठीक है। देखिए आप लोग, ये मेरा राउटर है, इसके अंदर मैं एक लिंक लगा देता हूँ इस तरीके से खींचकर, तो ये मेरा लिंक हो गया। सो ये आपका डोमेन जो हो गया, क्या हो गया, ये आपका EIGRP डोमेन हो गया, ठीक है। तो जब आप EIGRP डोमेन में आप बैठे हैं, राइट, एंड कैसे इसको करूं, कैसे करूं, चलो ऐसे कर लेता हूं कि मान के चलिए कि ये जो हमारा इंटरफेस है, हाँ सर एक लूपबैक लेके उसको रिप पे डाल, उसको लूपबैक को रिप पे या स्टैटिक डाल को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो जाएगा। हाँ नहीं हो जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरा अलग राउटिंग डोमेन का प्रोटोकॉल है, ठीक है। वो बहुत इजी, हम बहुत तरीके से एक हम वो भी मार देते, क्या बोलते हैं, नल जीरो की तरह स्टैटिक डॉट मार तो भी होता है, बट ठीक है चलो। तो मेरा EIGRP राउटर है, तो मैं एक EIGRP नेबरशिप बिल्ड करता हूँ आप लोगों को, देखो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया, ठीक है, और मेरे पास R3 पे गया, एंड R3 पे जाने के बाद व्यूज R3 पे कहाँ गया, सो कॉन्फ़िगरेशन T इंटरफेस गिग 0/0, और इसमें मैं कोई IP एड्रेस लेता हूँ 172.16.10.0 10.1 255 255 255 255.0, ठीक है, एंड नो शट, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया। और राउटर EIGRP 100, ठीक है, नेटवर्क में जाकर मैं इसको एडवर्टाइज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जाकर डाल दिया, और मेरा यहाँ पे हो गया। अब मैं दूसरे साइड EIGRP पे गया, यहाँ पे इस पे मैं कॉन्फ़िगरेशन T में लिया, इसका मैंने होस्ट नेम लग दिया EIGRP राउटर, ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया, एंड इंटरफेस ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 172.16.10.2 255 255 255.0 नो शट, ठीक है। और एक मैं इंटरफेस लूपबैक बना लेता हूँ, लूपबैक यहाँ बना लिया मैंने 172, और इस पे IP एड्रेस डाल दिया 172 172 172 170 255 255 255.255 नो शट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन में गया, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 172, या मैं सिंपल इस पे 0.0 सब कुछ एडवर्टाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाना मुझे, आप लोगों को पता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मेरी EIGRP नेबरशिप बन जाएंगी, बन गई, ठीक है। तो जब मेरा पास एक राउट आ रहा है EIGRP से इस राउटर के पास, अब इसको मुझे OSPF के डोमेन के अंदर डालना है, सो मींस यू हैव टू डू म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP टू OSPF और OSPF टू EIGRP। तो आपको यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन भी सीखना पड़ेगा कि हाउ रिडिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी हैपन बिटवीन टू राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहला गोल हम करते हैं कि हमारा जो EIGRP का नेबरशिप है यहाँ पे VIOS 3 पे शो IP EIGRP नेबरशिप मेरी बन गई है, एंड शो IP राउट में करता हूँ, तो मेरे राउटिंग टेबल में एक EIGRP से राउट मिल रहा होगा, देखिए 172 का, बट ये इस राउटर तक मिल रहा है, लेकिन अगर मैं R1 पे जाऊंगा तो राउट मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे शो IP राउट करता हूँ, तो मेरे ये राउट OSPF के अंदर नहीं मिल रहा 172 का, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, देखिए आप लोग। तो मुझे अगर राउट को डालना है तो आई हैव टू डू द रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम EIGRP टू OSPF, ठीक है। और इस EIGRP के पास देखोगे तो कोई भी राउट यहाँ पे 1 का 4 का कुछ भी नहीं मिल रहा होगा,
इस EIGRP राउटर पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके खुद की अपनी एक दुनिया है, बाहर की दुनिया से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपकी दूसरी कंपनी है, एक आपकी दूसरी कंपनी है, या दो अलग अलग ब्रांच है, एक जगह आप OSPF चला रहे हो, एक जगह EIGRP चला रहे हो, इन दोनों के संगम कराना है, इन दोनों का आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो इज इट पॉसिबल? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, क्या करना पड़ेगा आपको? सो लेट्स फोकस। सो हमें करना क्या पड़ेगा? वी जस्ट हैव टू गो इन द कॉन्फ़िगरेशन। मुझे जाना है R3 के पास, R3 के कॉन्फ़िगरेशन में गया यहाँ पे, एंड जाने के बाद config t एंड राउटर OSPF। कितना OSPF? 10। यही प्रोसेस चल रहा है। इसके अंदर आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा, redistribute EIGRP, राइट, redistribute EIGRP, एंड जो भी EIGRP केस नंबर है आपका 100 है। और फिर इसके आगे आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, सबनेट। तो जितने भी सबनेट्स होंगे आपके जो क्लासलेस वाले, अगर आप सबनेट कीवर्ड नहीं यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्लासफुल के लिए जाएगा, तो आप सबनेट यूज कर दो, तो ये सारे आपके क्लासलेस नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब क्या किया हमने? हमने यहाँ पे EIGRP टू OSPF डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, राइट। तो EIGRP टू OSPF डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में हुआ है, यहाँ से यहाँ, मतलब इस लोकेशन के जितने राउट थे हमने इधर भेज दिया। तो क्या R1 के पास राउट मिलना स्टार्ट हो गए? चलो R1 के पास चलते हैं। R1 के पास जब गए तो पहले तो नहीं था, लेकिन क्या अब मेरे राउटिंग टेबल 172 का राउट आएगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप लोग जाइए और ये देखिए, आपके पास एक राउट आ गया, जिस राउट की स्पेशल मार्किंग है, वो मार्किंग है E2। देखो ध्यान से आप लोग, उस राउट की स्पेशल मार्किंग है, उस राउट की स्पेशल मार्किंग है जिसको हम बोलते हैं E2, और आपको ये राउट मिल रहा है। तो मतलब E2 देखते ही आपके दिमाग में E1 और E2 जहां राउट मिले, तो आपके दिमाग में एक चीज ट्रिगर कर जाना चाहिए कि दीज आर द एक्सटर्नल राउट्स, दीज आर द एक्सटर्नल राउट्स E1 एंड E2। कभी भी आपको ये मिले आपके राउटिंग टेबल में, तो आप समझ जाना कि E1 और E2 आपके एक्सटर्नल राउट होते हैं। अभी टाइप 1 का मतलब क्या होता है, टाइप 2 का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं अभी। लेकिन आपको हमेशा जब भी कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे किसी भी प्रोटोकॉल से, चाहे स्टैटिक टू OSPF करते हो, राइट, मींस स्टैटिक राउट को OSPF के अंदर करते हो, या आप रिप को OSPF के अंदर करते हो, आप BGP को OSPF के अंदर करते हो, आप ISIS को करते हो, या EIGRP करते हो, any routing protocol is going to be redistributed into the OSPF routing protocol. They always consider as external route। ठीक है, जिसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आपका OIE2 होगा और OI आपका E1 होगा। सॉरी, कहाँ गया ये? सो देखो यहाँ पे, सो OE2 होगा, या आपका यहाँ पे OE1 होगा। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि E1 E2 राउट होते क्या हैं, तो मैं आपको इसको क्लासिफाई करता हूँ। पहले हम उसको समझते हैं LSA4 क्या होता है, फिर इस पे हम आते हैं। इतनी बातें आप लोग समझ में आ गए। तो जब आपके पास ये वाला राउट दिख जाए, तो आप समझ जाना कि आपके OSPF के अंदर, डेटाबेस के अंदर कोई LSA4 अवेलेबल है। बिना LSA4 अवेलेबल की वजह से ये राउट आपको दिख ही नहीं सकते हैं। तो कैसे देखोगे आप? तो आपका LSA4 है, उसको आप देखना है, तो वो कैसे देखोगे? तो शो IP, यहाँ पे जाओ, शो IP OSPF डेटाबेस अगर चलाते हो तो देखो आपको यहाँ पे एक राउटर मिल रहा है जो बता रहा है कि आपके अंदर LSA5 कुछ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी LSA4 के बारे में आपको नहीं बताया गया है।
LSA4 के बारे में नहीं बताया गया है कि आपका LSA4 कौन है, लेकिन LSA5 बता रहा है कि आपके एक्सटर्नल राउट हैं। तो चलो मैं इसी को कंक्लूड पहले कर लेता हूं कि जब भी आपके पास टाइप 5 राउट्स आए LSA5, तो आप समझ लेना कि ये हमारा राउट जो है बेसिकली वो राउट्स हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल दुनिया से आ रहे हैं। तो हर एक एक्सटर्नल राउट जो भी आता है वो LSA5 के थ्रू आता है। लेकिन LSA4 की क्या जरूरत पड़ती है? LSA4 की जरूरत क्या पड़े, जबकि हमें एंट्री में दिखा भी नहीं रहा है, राइट? यहाँ पर अगर देखो तो आपका LSA1 आपका ये है, ठीक है, LSA2 ये है, LSA3 ये है, बट आपका LSA4 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, ये सीधे LSA5 की है। तो मैं आप लोग ले चलता हूँ आपको एक बार अपने ABR पे, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं अपने डेटाबेस, ठीक है, शो IP OSPF डेटाबेस। सो तो यहाँ पे है कहानी आपकी जो आपको समझना पड़ेगा। तो कभी भी आपकी LSA4 की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल राउटर पे नहीं जाती है, कभी भी आपकी LSA4 की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल राउटर पे नहीं जाती है। जब आप देखते हो यहाँ पे, एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप लोग, एक सेकंड। जब मैं बात करता हूँ कि हमारा एक्सटर्नल LSA की इंफॉर्मेशन जो है वो LSA5 के थ्रू आती है, लेकिन LSA4 की इंफॉर्मेशन कौन रखता है और कैसे पता चलता है कि मुझे कौन सा राउटर मुझे एक्सटर्नल राउट की इंफॉर्मेशन देता है? तब किसी भी राउटर पे चले जाओ, R1 पे जाओ या फिर आप R2 पे जाओ, इसके डेटाबेस में चेक करो आप, कहाँ गया R2 मेरा, R2 पे जाओ, यहाँ पे शो IP OSPF डेटाबेस। इसके अंदर देखो आपका LSA1 है, LSA2 है, LSA3 है, ठीक है, LSA5 है। किसी भी राउटर के पास LSA4 की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वो LSA1, 2, 3, 5 के बारे में जानते हैं। लेकिन आपका ABR जो होता है, दैट राउटर ओनली नो अबाउट द LSA4 इंफॉर्मेशन। जो आपका ABR होता है उसको ही सिर्फ पता होता है LSA4 इंफॉर्मेशन के बारे में, जो आपको समरी ABS लिंक स्टेट LSA बताता है। इतनी बात आप लोग कहानी समझ में आ गई कि आपको जब भी LSA4 को ट्रैक करना है तो आपको इंडिविजुअल ऑर्डर पे नहीं जाना है। यू शुड ऑलवेज गो एंड चेक ऑन द योर ABR कि मेरा ABR कौन है और कौन सा मेरा LSA4 कहाँ से मुझे मिल रहा है। तो क्वेश्चन अभी आता है कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि LSA1 राउटर जनरेट करता है हर एक जो भी नेटवर्क होता है उसके बारे में, LSA2 हमारा जो जनरेट होता है हमारा ब्रॉडकास्ट से होता है, LSA3 हमारा समरी होता है जो ABR करता है, LSA5 हमारा जो होता है एक्सटर्नल राउट के लिए होता है। तो LSA4 की जरूरत क्या पड़ती है? तो ये LSA इसलिए जनरेट होता है ताकि अगर आपको अपने ABR के पास पहुंचना है तो आप कैसे जाओगे। सो टू टेल how to reach to my ABR, that is known by the LSA4. So LSA4 basically used to locate the sorry not ABR, ASBR, sorry for my bad, ASBR पे आपको कैसे पहुंचना है फ्रॉम डिफरेंट एरिया, सेम एरिया से नहीं बात कर रहा हूं, वो किसी दूसरे एरिया से आपको अगर आना है तो आपको उसके बारे में हमेशा वो बताएगा आपका ABR। और जब ABR के पास जाते हो तो ये ABR, अगर मैं आप जाके यहाँ पे कौन सा मेरा R5 राउटर है ना, जब यहाँ पे देखो आप लोग R5 है, तो जब R5 जो हमारा है यहाँ पे शो IP OSPF डेटाबेस, जब इसके डेटाबेस के बारे में चेक करते हो तो ये हमारे को इंफॉर्मेशन बताता है ABR कि बॉस अगर आपको जाना है ASBR पे तो आप मेरे पास आओ, मैं इसको यहाँ से ऐसे भेजूंगा।
तो दूसरे एरिया के लिए होता है, ना कि अपने एरिया के लिए होता है। अपने एरिया को कोई मतलब नहीं है। अपने एरिया को अगर जाना है, तुमको पता है कि मेरा ये भेज रहा है LSA 5 से, तो ये हमेशा चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात। लेकिन दूसरे एरिया वाले कैसे पहुंचेंगे? तो दूसरे एरिया को पहुंचने के लिए वो ASBR के इंफॉर्मेशन, कि आपको कैसे ASBR तक जाना है, उसकी इंफॉर्मेशन EBR उनको देता है वाया LSA 4। तो यहाँ पे देखिए LSA 4 में इनकी इंफॉर्मेशन है कि अगर लिंक आईडी ये है आपका, एडवर्टाइजमेंट राउटर ये है, आप यहाँ पे आइए और यहाँ से आप यहाँ से ऐसे चले जाइए। तो इसलिए ये बताया गया है कि LSA 4 इज ऑलवेज यूज टू लोकेट ASBR फ्रॉम डिफरेंट एरिया। ठीक है, किस दूसरे एरिया में जाना है। और LSA 5 आपका हमेशा यूज होता है, दैट इज फॉर द आपका जो भी एक्सटर्नल राउट होते हैं उसको, जो भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको। इन पांचों में से किसी में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे बताइए। आई विल हेल्प टू क्लैरिफाई इट अगेन। इन पांचों LSA में से, क्योंकि LSA पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए इस पे ना, कि LSA 1 क्यों यूज करते हैं, 2 क्यों यूज करते हैं, 3 क्यों यूज करते हैं, 4 क्यों यूज करते हैं, 5 क्यों यूज करते हैं, एंड 7 क्यों यूज करते हैं। सर बोल रहा था, हेलो हाँ बताइए। सर, वो जो एक्सटर्नल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 100, फिर आपने सबनेट लिया, तो वो सबनेट क्या इसका EIGRP का सबनेट इसमें एडवर्टाइज हुआ? नहीं 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 नहीं, सबनेट अब मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं सबनेट डालता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको क्लियरिटी करता हूँ। देखो ये सबनेट कीवर्ड क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे नहीं, मैंने R3 पे किया था ना। देखिए मैं आपको एक एक चीज पहले दिखा लेता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सोरेन सेक्शन OSPF, यही था। OSPF के अंदर में EIGRP डाला था। तो मैं जाकर यहाँ पे ये वाला कमांड लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये वाला कमांड को हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हटाने के बाद फिर से मैं ये कमांड डालकर मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ और ये देखता हूँ सबनेट का मन कंसीडर सबनेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द OSPF। तो अभी मैं इसका मीनिंग आपको नहीं समझाता हूँ, मैं सिंपली जाकर इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, आप देखो यहाँ पे शो रन सेक्शन OSPF के अंदर अगर देखते हो तो अपने आप ये सबनेट कीवर्ड ले लिया। आप नहीं भी डालोगे तो भी आजकल iOS ले लेते हैं। इस सबनेट का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी क्लासफुल नेटवर्क्स होते हैं, जितने भी सबनेट्स होते हैं, छोटे बड़े सब, वो सारे इसमें EIGRP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सिर्फ क्लासफुल वाले नहीं, क्लासलेस वाले भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है सबनेट का। तो अगर आप नहीं भी डालोगे तो सबनेट कीवर्ड अपने आप ही ले लेता है। तो सर मान नेटवर्क लीजिए क्या है पर्टिकुलर सर? नेटवर्क, नेटवर्क क्या आएगा दूसरे राउटर पे एडवर्टाइज होगा? क्लासफुल आएगा या क्लासलेस आएगा? सारे सब कुछ क्लासलेस हैं, क्लासफुल नहीं आएगा। अच्छा, वो जैसे वो वाला के पहले केस हाँ में नोट और समरी होता था, ठीक है। हाँ 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 हाँ, सब सर मान लीजिए क्लासलेस है। EIGRP राउटर में एक पर्टिकुलर सबनेट को मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो इसे वो मतलब खाली वो पर्टिकुलर नेटवर्क को एडवर्टाइज करने से हो जाएगा? जैसे कि आप इधर राउटर 3 में नेटवर्क 13 डॉट दिया, तो हम्म। इसे EIGRP राउटर में एक पर्टिकुलर सबनेट को मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो बताओ? EIGRP राउटर से राउटर 3 को। इसमें तो EIGRP चल रहा है ना, यहाँ तो कुछ डालोगे तो अपने आप पहुंच जाएगा। इसमें तो कुछ भी डालोगे तो अपने आप यहाँ से एडवर्टाइज हो जाएगा ना तो EIGRP के थ्रू। पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए क्या है, जो नेटवर्क कमांड डालना पड़ेगा? हाँ, नेटवर्क कमांड डाल दो इसमें। EIGRP राउटर जो है आपके पास मतलब इसमें, EIGRP राउटर में 3-4 नेटवर्क है, मतलब 3-4 तो सबनेट है, आप जैसे तो मैंने अभी 0 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, सब चले गए हैं डिफॉल्ट डाल आपको। दिया आप। ओके, तो आप यहाँ पे सिर्फ वो IP डाल दो ना जो डालना है आपको, सिर्फ IP डाल दो, हो जाएगा सिर्फ। हाँ पर्टिकुलर नेटवर्क का। पर्टिकुलर नेटवर्क IP डाल दो, हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक। स्वागता, यावर, सौरभ, दोनों सौरभ एंड बाकी लोग सब ठीक है आई थिंक सबको? जी सर। ठीक है सर, फ्रॉम माय साइड इज ओके। ओके। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो लास्ट LSA हमारे पास है LSA 7, ठीक है। भाई आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ डीप डाइव करना है, ठीक है। तो LSA 7 की जरूरत क्या पड़ती है? तो अभी LSA 7 समझने के लिए आपको स्पेशल एरिया टाइप समझना पड़ेगा कि हमारे पास स्टब एरिया होता है, टोटली स्टब एरिया होता है, नॉर्मल बैकबोन ट्रांजिट तो हम बात कर ही लिए क्या होते हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा।
बट एनएसए से नो सब सो सब स्टबी एरिया, नो सो स्टबी एरिया, एनएसएसए का फुल फॉर्म होता है नो सो स्टबी एरिया। तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है? ऐसा क्या हो गया कि वहां पे आपको जरूरत पड़ती है एनएसएसए की? तो एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आप अगर नॉर्मल एरिया बनाते हो, ठीक है, अगर आपने नॉर्मल एरिया बनाया, ठीक है, और आपने इसके अंदर एक कंपनी को अटैच कर दिया, तो इसका आपने नेटवर्क इसके अंदर ले लिया, ठीक है, मतलब ये एक्सटर्नल राउट इसके अंदर इंजेक्ट हो गए। लेकिन अगर इसको एक एरिया टाइप होता है, स्टब एरिया होता है और टोटली स्टब एरिया होता है, ठीक है, अगर ये बना देते हो आप ना, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ LSA 1, 2 और 3 ले सकते हो। आप इसके अंदर LSA 5 ले ही नहीं पाओगे। अब ये प्रॉब्लम हो जाता है आपके अंदर कि आपने अगर नॉर्मल एरिया है, ठीक है, अभी आपने नॉर्मल बैकबोन एरिया बना रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप LSA 4, 5, 6, 7 जो भी लेना ले सकते हो। लेकिन अगर इस एरिया को आपने स्टब एरिया बना दिया, तो प्रॉब्लम ये आ गई, स्टब और टोटली स्टब एरिया बना दिया, तो स्टब में क्या होता है कि आप LSA 1, 2, 3 ले सकते हो, राइट, दैट इज गोइंग टू। अगर आपने टोटली स्टब एरिया बना दिया, तो सिर्फ आप LSA 1 और 2 ही ले पाओगे, LSA 1 एंड LSA 2। लेकिन एक और कैच है, टेक्निकली आपके पास एक डिफॉल्ट राउट आता है जब टोटली स्टब एरिया बनाते हो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। डिफॉल्ट राउट आता है, ये डिफॉल्ट राउट आपका LSA 3 के अंदर आता है। तो टेक्निकली आपका LSA 1, 2, 3 हमेशा रहते हैं, लेकिन इसमें आपका समरी एड्रेसेस आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट राउट आता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको दूसरी कंपनी को मर्ज करना, यू जस्ट हैव टू मर्ज द अनदर कंपनी विद दिस योर कंपनी, ठीक है। हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, व्हाट इज द प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। सो अब तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अगर आप कंपनी मर्ज करोगे, तो वो कंपनी आपको क्या करेगी, वो तो आपको LSA 5 भेजेगी नहीं, यहाँ से आपको LSA 5 भेजेगी, और LSA 5 इसके अंदर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, डिनाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ना इसको टोटली स्टब बनाया ना स्टब बनाया, हमने बोला कि भाई तू इन दोनों में से मत बन कुछ भी, मैं चाहता हूं कि इसको मैं बना दूं NSSA एरिया, जो भी हम बताने वाले हैं, NSSA एरिया टाइप। जब NSSA एरिया टाइप हम बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो राउट होंगे एक्सटर्नल नेटवर्क, वो जब आपके रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके NSSA एरिया के अंदर, जो भी ये राउट NSSA एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो मैं आगे करके आप लोग को दिखाऊंगा, वो हमेशा हमेशा आपके LSA 7 से होंगे। क्लियर? तो अब आपको चीजें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं कि आपको स्पेशल एरिया टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूं कि हमारे पास एरिया टाइप्स कहीं हैं, इसमें क्या एरिया टाइप्स, मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन एरिया टाइप, एरिया टाइप, कॉन्फ़िगरेशन, वेरिफिकेशन, नेटवर्क टाइप, ये हो गया। पैसिव इंटरफेस हमने बताना है, बता दिया हमने। सो LSA हमने अंडरस्टैंड कर लिया, सारे LSA को हमने पढ़ लिया, और हमें अब समझना है एरिया टाइप, एरिया कॉन्फ़िगरेशन। कोई बात नहीं, चलो बुक। तो हमें इतनी समझ में आ गई, ठीक है, कि 5-6 LSA आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि आपका एरिया टाइप क्या होता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, शायद हमें मिल जाएगा। LSA की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से पैकेट में होता है, और आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और ये LSA आपको जैसे बताया कि LSA 1 है जो हर एक राउटर भेजता है, LSA 2 है जो आपको
ये सारी चीजें बताया है। LSA2 भी कहीं होगा इसके अंदर। LSA2 आपको यहाँ मिल गया। आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड चला के उसको देख सकते हैं डेटाबेस के अंदर, जो मैं आपको चला के दिखा रहा था। LSA3 आपके समरी LSA हो गया, ठीक है। LSA3 आपने पढ़ लिया। श्योर हम अभी 20 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। बस एक चीज और बताना है, इसके बाद हम अगले वीक ही पढ़ेंगे। सौरभ की रिक्वेस्ट आ रही है कि, तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ेंगे कम से कम हम। LSA4 हमने पढ़ लिया, LSA ASBR समरी LSA, और LSA7 भी हमने अभी डिस्कस कर लिया कि किस कंडीशन में आपको LSA7 की जरूरत पड़ती है। और ये आपके LSAs हैं, ठीक है। हाँ, अब आपका आता है नंबर अगला, स्टबी एरिया टाइप जो होता है। तो मैंने बताया कि जब भी आप एरिया टाइप के बारे में बात करें तो आपको 4 एरिया टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए था। टोटल 5 होता है, ठीक है। तो एक तो आपने नॉर्मल एरिया समझा। नॉर्मल एरिया के अंदर क्या होगा? नॉर्मल एरिया के अंदर जब आप बात करते हो, इसके अंदर आप LSA1 भी ले सकते हो, राइट। इट इज गोइंग टू कैरी LSA2, इट इज गोइंग टू कैरी LSA3, इट इज गोइंग टू कैरी LSA4 भी आपका आ जाएगा। आप क्या LSA5 भी आ जाएगा। ये सारे LSA आपके नॉर्मल एरिया के अंदर कैरी हो जाते हैं, ठीक है। LSA5 भी आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई ऐसा एरिया हो, ठीक है, अगर मेरा कोई ऐसा एरिया हो जिस एरिया के अंदर मैं बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल LSA ना लो, ठीक है, कोई भी ASBR का जो LSA है उसको मैं ना लूं, ठीक है, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास है तो उस केस में आपको स्टब एरिया की जरूरत पड़ती है। इसलिए बोलता है OSPF stub apply provided the LSA5 and the LSA4 from entering the area at ABR। आपका ABR हो या किसी दूसरे राउटर से हो, आपको अगर इन दोनों को मतलब आपको इसको प्रोहिबिटेड करना है तो आपको एरिया को स्टब एरिया बनाना पड़ता है। आप नहीं चाहते हो कि एरिया के अंदर आपके अंदर अननेसेसरी के अंदर राउट्स आए। आप LSA4 और 5 को आप बिल्कुल ब्लॉक करना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू नीड द स्टब एरिया। ये बात समझ आ गई आपको? तो स्टब एरिया इज एरिया इन विच यू जस्ट प्रोहिबिटिंग द योर LSA4 और 5, ठीक है। आप लोग नोट्स कर लो इसको, आप लोग लिख लो इसको कि कोई अगर पूछता है स्टब एरिया क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ LSA की जो फ्लडिंग है उसको मिनिमाइज करने के लिए, राउट की कैपेसिटी को मिनिमाइज करने के लिए वी जस्ट यूज द स्टब एरिया। तो अब क्वेश्चन उठता है आपका कि अगर हम LSA4 और 5 नहीं यूज करेंगे तो हमें बाहर जाना होगा तो कैसे जाएंगे, एक्सटर्नल डोमेन में जाना होगा तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट राउट यूज करना पड़ता है। आपको बाकी सारे राउट हट जाएंगे, एक ही राउट मिलेगा डिफॉल्ट राउट, उसको लेकर आप चले जाओ जहां जाना है वहां पे। वो मैं आप लोगों को एक एक करके सिनारियो समझाता हूँ। तो ये तो हो गया स्टब एरिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि टोटली स्टब एरिया। अब टोटली स्टब एरिया क्या होता है? तो जहां पे आप LSA3 को भी प्रोहिबिटेड कर दिया, जहां पे आपने LSA4 के साथ साथ LSA5 के साथ साथ आपने LSA3 को भी प्रोहिबिटेड कर दिया, तो वो आपका होता है टोटली स्टब एरिया। मतलब आप उसके अंदर LSA3 भी नहीं लोगे, सिर्फ 1 ट्रू लोगे एंड 1 डिफॉल्ट राउट। बट वो डिफॉल्ट राउट कैरी कौन करेगा? LSA3 ही करेगा। बट टेक्निकली LSA3 इज प्रोहिबिटेड, बट आपको एक डिफॉल्ट राउट उसमें मिल जाएगा। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका टोटली स्टब एरिया क्या होता है और स्टब एरिया क्या होता है। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया स्टब एंड टोटली स्टब एरिया में, या नहीं हुआ? सौरभ, समझ आ रहा है? बताइए। नहीं आ रहा है? स्वागत, आप ही बता दीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ आया सर, समझ मतलब आ गया ना? हाँ हाँ। ठीक है, चलो। तो टोटली स्टब एंड स्टब। अब आपके पास तीसरा जो एरिया आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नो सो स्टबी एरिया, ठीक है। अब नो सो स्टबी एरिया में क्या होता है कि
आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है कि अब आपको पता है स्टब एरिया में होता क्या है कि ओएसपीएफ स्टब एरिया जो प्रोवाइडेड करता 4 और 5 एलएसए को, ठीक है, एंड इसकी वजह से आप कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो अपने एरिया का, जो मैंने बताया आपको। तो इसके लिए आपको, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको आपको एलएसए 5 को लेना है अपने एरिया के अंदर, तो उस केस में आपको नो सो स्टब एरिया बनाना पड़ता है। तो इसलिए बोलता है कि द नो सो स्टब एरिया prohibits the LSA5 from entering at the AVR but allow from redistribution of the external route into the NSSA. LSA5 को तो प्रोविट कर दिया, लेकिन आपके जो NSSA एरिया में एक इसने मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से आप फिर भी एक्सटर्नल राउट को ले सकते हो। तो होता क्या है अब समझिए आप लोग, जैसे ही आपने एनएसएसए एरिया बनाया एट द एएसबीआर रिडिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओएसपीएफ इन द एनएसएसए, ठीक है, द एएसबीआर, जो एएसबीआर कौन सा होगा, जो राउटर एनएसएसए एरिया को कनेक्ट करता होगा और एक्सटर्नल डोमेन को कनेक्ट करता होगा, उसको हम बोलते हैं एएसबीआर, ठीक है। कोई भी ऐसा राउटर जो दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को आपस में इंटरकनेक्ट करता है वो हमेशा एएसबीआर होता है, ठीक है। यही बोल रहा है कि एज द एएसबीआर redistribute the network into OSPF into the NSSA, the ASBR advertised network with the type 7 LSA instead of the type 5. So the condition कि आप टाइप 5 नहीं ले सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, मत लो, 4 नहीं ले सकते, मत लो। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि अब मैं NSSA हूँ, ठीक है, तो मैं जब यहाँ से राउट लिया तो इसको LSA 7 ले लिया मैंने, तो इसको तो कोई प्रोहिबिटेड नहीं है, तो ये ले सकता है। यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि आप LSA 7 से इसको ले सकते हैं। एंड व्हेन द LSA रीच टू द AVR, इसको फिर से ट्रांसलेट कर दिया जाता है LSA 7 से LSA 5 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने, अब देखो क्रोनोलॉजी को समझो आप लोग, कि हमने क्या किया, स्टबी बहुत ईजी था, टोटली स्टबी बहुत ईजी था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने NSSA बना दिया, ये मेरा EIGRP का डोमेन है, यहां से मैंने राउट लिया, ये जब राउट यहां से पहुंचा, क्या राउट था, 172 172 172 172, ये राउट इस राउटिंग टेबल के अंदर गया, तो ये 172 का राउट जो है इसके अंदर ये दिखाया LSA 7 की तरह। लेकिन जब यही राउट ABR इसको देगा, ठीक है, तो भेजने से पहले इसको कन्वर्ट कर देगा 172 राउट को LSA 5 में, दूसरे एरिया में जब देगा तब अपने एरिया तक 7 के साथ रखेगा, लेकिन जैसे ही दूसरे एरिया में भेजेगा तो इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड L7 टू L5। ये मैं बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द NSSA, नो सो स्टबी एरिया। क्लियर माय फ्रेंड्स? सो अभी आपसे मैं पूछूं दोबारा से, तो NSSA एरिया में कौन कौन से LSA आपके अलाउ होते हैं? आप मुझसे बताओ, मुझे कोई कौन बताएगा? NSSA एरिया में कौन कौन सा LSA होता है, बताओ मुझे। 1 के बाद क्या होता है बताइए? 2 3 2 3 और सर 5 5 नहीं होता है, 5 नहीं होता, 7 7, ठीक है। सो 1 2 7 ये किस में होता है? हमारा NSSA एरिया टाइप में होता है, ठीक है। ये हमारा नो स्टब एरिया होता है। अब एक आखिरी होता है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा बच जाता है उसको हम बोलते हैं टोटली NSSA LSA, ठीक है। जब हम टोटली की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको लिखते हैं TNSSA एरिया। अब इसके अंदर क्या क्या LSA आते हैं? देखो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर ना LSA 3 भी प्रोहिबिटेड हो जाता है, LSA 1 अलाउ होता है, 2 होता है अलाउ, और बस 7 होता है। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आपका 3 भी प्रोहिबिटेड हो जाता है। तो आपका 3 प्रोहिबिटेड हो गया, 4 प्रोहिबिटेड हो गया एंड 5 प्रोहिबिटेड हो गया, और बाकी सेम चीज एज इट इज रहती है।
तो इसलिए ये बोल रहा है कि देखिए आप लोग ध्यान से, टोटली स्टबी एरिया प्रोवाइड द LSA3 intra area, LSA5 ASBR summary LSA, LSA5 external route from the entering the area at the ABR, and they prohibited route from being redistributed within the area. OSWAP area need to block type 3 and type 5 LSA and still provide the capability to distribution. The external network into the OSPF should use the totally NSS area. जहां पर मुझे ऐसे रिक्वायरमेंट है कि मैं 3 भी ना लूं 5 भी ना लूं, फिर भी मुझे रिडिस्ट्रीब्यूशन से राउट लेने हैं, तो आई कैन यूज द टोटली नो सब स्टेबी एरिया. When ASBR redistribute the network into OSPR, the ASBR advertise network type 7 LSA. As type 7 reach the ABR, again वो translation हो जाएगा. When ABR for the totally no substate receive the LSA3 from the backbone, the ABR generate default route. So again अपने आप ही एक डिफॉल्ट राउट जनरेट कर देगा, और वो डिफॉल्ट राउट आपका एरिया LSA3 के अंदर ही कैरी होगा और बाकी जगह वो फ्लड आउट हो जाएगा. सही है, आपका होता है टोटली स्टब एरिया. अब इसकी पूरी लैब मैं कराऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है. बट आपको ये पता होना चाहिए कि टोटली स्टब एरिया क्या होता है. ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या इन चारों कॉन्सेप्ट्स में अंदर, कि आपसे अगर कोई पूछे कि स्टब एरिया क्या होता है, टोटली स्टब एरिया क्या होता है, नो सब स्टब एरिया क्या होता है, टोटली सब स्टब एरिया क्या होता है, तो आई थिंक आप लोग इसको बता दोगे नॉर्मल एरिया भी क्या होता है. अब इसकी हम प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से करेंगे और समझेंगे. सर एक अब क्वेश्चन एक, था हाँ बताइए. सर, LSA7 का जरूरत क्या पड़ा, मतलब एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे. देखिए LSA7 की जरूरत तब पड़ी कि जैसे मान के चलिए कि आपका एक कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला नेटवर्क है. अब ये कंपनी बोलती है कि ये मेरा एरिया है ना, नॉर्मल एरिया नहीं है, इसको मैंने बता दिया स्टब एरिया, स्टब एरिया बना दिया. तो स्टब एरिया बनाने की वजह से आप इसमें से कौन कौन से LSA ले सकते हैं बताइए आप. LSA1, LSA2 एंड LSA3, यही ले सकते हैं ना, 3. अब इस एरिया से आपको एक दूसरी कंपनी की मर्जिंग करनी है, ये वाली कंपनी है, इसकी मर्जिंग करनी है. अब यहाँ पे चल रही है GRP, यहाँ पे चल रहा है GRP. तो आपके पास कंडीशन ये है कि आपको इसको स्टब एरिया रखना है, चाहे कोई भी स्टब कंडीशन रखो, आपको रखना है. आप नॉर्मल एरिया नहीं बना सकते हो, लेकिन इस नेटवर्क को भी आपको कनेक्ट करना है. तो जब आप कनेक्ट करने जाओगे इस नेटवर्क को, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जब भी आप कनेक्ट करने जाओगे, तो ये नेटवर्क बेसिकली आपका ये HRP का है, एक्सटर्नल राउट है, इसके अंदर आएगा ही नहीं. तो आपको स्टब एरिया के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इसको नो सब स्टब एरिया ले लो, इसको NSS से बना दो. NSS से बनाने से क्या होगा कि अब हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हम दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल को अपने अंदर ले सकते हैं थ्रू LSA7. LSA5 ब्लॉकेज है ना, LSA7 तो नहीं ब्लॉक है ना, तो LSA7 के थ्रू हम इसको ले सकते हैं और फिर हम दो कंपनियों की मर्जिंग कर सकते हैं. स्वागता जी समझ आया कि नहीं आया? यस सर, ओके. ठीक है. हम्म. तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोग को, ध्यान से समझना कि E1 एंड E2 राउट्स क्या होते हैं. ठीक है, आपको 90% इंटरव्यू में पूछा जाएगा वैसे के व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन E1 एंड E2 राउट्स. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो जब मैंने यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था, आप लोग ये कमांड मैंने चलाया था यहाँ पे, कौन से राउटर से, ये इस 3 से राउटर चलाया था. ठीक है, ये GRP को जब मैंने यहाँ डाला था, तो आप लोग को अगले क्लास में तो हम सारी चीज ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बट ये आप सीख लो आप लोग एक लास्ट टाइम, फिर इसके बाद हम अपना टाटा बाय बाय कर देंगे आज के लिए. तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ये GRP के राउट को. ये GRP में हमारा पैसे एक लूप बैक यहाँ था. ठीक है, यहाँ पे एक लूप बैक हमने बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ. एक हमने लूप बैक यहाँ बनाया था, 172.172.172. ये हमने लूप बैक बनाया था, राइट. जब ये राउटर
पहुंचा था लुबैक लेकर यहाँ से, मतलब जो ये लुबैक को हमने यहाँ से एडवर्टाइज किया था, तो जब यहाँ पे R1 पे हम जब चेक कर रहे थे इसको, तो इस लुबैक के पास ये एंट्री इसकी आ रही थी, शो आईपी राउट, अगर आप देखते हो तो इसकी एंट्री आ रही थी E2 के साथ, E2 के साथ एंट्री आ रही थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर समझो ये वाला, इसमें ये क्या है, 1110 क्या है और 20 क्या है, कौन बताएगा मुझे? 1110 क्या है और 20 क्या है, बताएंगे आप लोग कोई मुझे? आई थिंक 110 आपका एडी वैल्यू और मैट्रिक्स। एडी वैल्यू इन मैट्रिक्स, वेरी गुड। सो एडी ओएसपीएफ की 1110 है और मैट्रिक 20 है। तो बाय डिफॉल्ट आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट एवरी रिडिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू हैपन एज ए, सर 20 कॉस्ट नहीं है सर? मैं बता रहा हूं, एज ए E2 राउट्स, जिसकी डिफॉल्ट कॉस्ट होती है, डिफॉल्ट कॉस्ट होती है 20। बाय डिफॉल्ट अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हो, अगर आप वहां पे मैट्रिक नहीं देते हो, तो वो आपका E2 होता है और उसकी डिफॉल्ट कॉस्ट 20 हो जाती है। क्लियर? अगर आप कोई भी राउट ओएसपीएफ के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर आपने मैट्रिक नहीं मैनुअली डिफाइन किया उसका E1 और E2, तो वो बाय डिफॉल्ट E2 ही मैट्रिक लेता है और कॉस्ट 20 ही लेकर जाता है। इन रिगार्ड ऑफ कैसी लिंक है, क्या लिंक है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट E2 राउट हमेशा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद E2 बनता है और उसकी मैट्रिक 20 हो जाती है। तब मुझे E1 लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो जब आपको E1 लेना होगा तो आपको R3 पे जाना पड़ेगा। जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे गया फिर से इस कमांड के अंदर, और मैं राउटर EIGRP के अंदर गया यहाँ पे, और रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP जब मैंने यहाँ पे सबनेट किया, तो यहाँ पे और भी फील्ड हमारे सबनेट से पहले, एक मिनट, यहाँ पे मैट्रिक का एक ऑप्शन है। सो यहाँ पे मैट्रिक आप पूछता है कि मैट्रिक आप क्या देना चाहते हो, किस तरीके से देना चाहते हो मैट्रिक, या आप इसको, एक मिनट, राउट मैप XYZ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ मैट्रिक। इसमें बाकी मैट्रिक ऑप्शन क्यों नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो ठीक है, मैं एक बार ऐसे मैट्रिक डालता हूँ, कुछ मैट्रिक लिख लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है, मैट्रिक ले लेता हूँ 100, एंड यहाँ पे मैं, अच्छा ये JRP का मैट्रिक ले रहा ना, तो ये तो ये JRP का मैट्रिक ले रहा ना। हम कहाँ पे हैं, कौन सेक्शन में है, एक मिनट रुके तो, शो रन सेक्शन, शो रन सेक्शन OSPF। सो मैं यहाँ पे हूँ कन्फिग राउटर OSPF 10 redistribute EIGRP 100। हाँ ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये मैट्रिक टाइप में कुछ गलत जगह हो सकती है, यहाँ मैट्रिक टाइप आपको लेना है, देख रहे हैं यहाँ पे। सो मैट्रिक टाइप आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सेट करना है 1 और 2। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो अब देखिएगा क्या होगा। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे E2 आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने R3 पे जाके 1 कर दिया, और यहाँ पे मैं सबनेट कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने 1 किया, अब मैं जाता हूँ R1 पे, तो देखिए आपके राउट की, देखिए क्या हो गया आपका, मैट्रिक कितनी हो गई, E1 हो गया, E2 से E1 हो गया, और मैट्रिक आपकी ये 21 हो गई। ये यहां से जब यहाँ पहुंचा तो इस लिंक की मैट्रिक कॉस्ट करते हुए, इस लिंक की कॉस्ट करते हुए पहुंचा। आप इस R2 पे देखेंगे तो इसकी शायद मैट्रिक कुछ और होगी, क्योंकि ये लिंक बाय लिंक आपकी मैट्रिक कैलकुलेट करते हुए जाएगा। देखिए आप, ये मैट्रिक आपके हर डिवाइस का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा।
तो शो आईपी राउट अगर करते हो आप यहाँ पे, तो आपका देखिए यहाँ पे मैट्रिक 22 हो गया। देख रहे हैं आपका जैसे जैसे लिंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैट्रिक आपकी होप बढ़ते जाएगी। अब R4 पे देखिएगा, चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको मैट्रिक ऑलमोस्ट 22 मिलेगी। लेकिन E2 केस में हमेशा आपका 20 ही रहेगा। वो किसी राउटर पे चेक करो, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, हमेशा 20 रहेगा। देखिए यहाँ पे कितने होगी, 21 है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा लिंक की एक मैट्रिक। तो यहाँ पे मैं गया शो आईपी राउट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से 22 हो गया। तो ये लिंक वाइज लिंक जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ जाएगा तो 23 हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक और ऐड हो जाएगी। हर एक गीगाबिट की एक मैट्रिक कॉस्ट ऐड होते रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसको E1 कर रखा था, ठीक है, अगर मैं E2 कर देता हूँ, यहाँ पे E1 कर देता, E2 कर देता हूँ, ठीक है, टाइप E2 कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट होता है, तो इसकी मैट्रिक हमेशा किसी भी राउटर पर चेक करोगे तो इट इज गोइंग टू हैपन एज ए 20। ये चेंज नहीं होगी। R4 में गया मैं, तो देखो यहाँ पे आपकी मैट्रिक यहाँ पे 20 ही मिलेगी। देखो 20 है यहाँ पे। आप R5 पे जाइए, इस पे भी 20 मिलेगी। ये आपकी चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द E1 राउट एंड दिस इज द E2 राउट, जो आपको पता होना चाहिए कि E2 राउट क्या होता है, E1 राउट क्या होता है। ठीक है, क्लियर सबको? E1 E2 बता दोगे आप लोग इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है? दोस्तों जी सर। ठीक है, तो आज के लिए हम यही क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्लास जब हमारी होगी ना, तो उसमें हम ये एरिया, स्पेशल एरिया टाइप हम जो है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमारा अगले क्लास में हम स्पेशल एरिया टाइप कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या क्या उसके अंदर होता है, एंड वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और पाथ प्रेफरेंस। हम इसको 2 घंटे में सारा कुछ हम कवर कर लेंगे। सो वी आर गुड विथ OSPF। और इसके अंदर हमें क्या देखना है, कुछ मैं रिव्यू कर लूंगा, अगर कुछ चीज बचेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगले वीक हम OSPF को समराइज कर देंगे पूरा, कि OSPF में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जो आप लोग को पता होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को लगता है कि कुछ और मेरे को ऐड कराना है तो मुझे बता देना। अगर मुझे नेक्स्ट लेवल की चीज से किसी को स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कुछ, तो मुझे बोल देना। कोई टॉपिक अगर दिमाग है, सर मुझे ये सीखना है, मुझे बता दो, तो आई विल हेल्प यू। लेकिन जितना हो सकता है सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, मैं आपको पूरी मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि OSPF बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वी कैन रैप अप दिस सेशन टुडे एंड मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।